हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। तो नाइन्थ क्लास का साइंस हम जैसा कि पढ़ रहे थे, तो आइए हम उसको कंटिन्यू करते हैं और तीसरे चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो तीसरा चैप्टर हमारा क्या है? परमाणु एवं अणु। तीसरा चैप्टर हमारा क्या है? परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसके बारे में आइए हम पढ़ते हैं। तो आप जैसा कि आपको दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूप। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले, लगभग 500 ईसा पूर्व, अपने विचार को व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने क्या किया था? ने प्रतिपादित किया था, यदि हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण क्या होता है? अविभाज्य रहता है। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने क्या कहा? परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायामा ने क्या कहा? इस मत को विस्तृत रूप से समझाया और कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, जो हमें द्रव्यों को भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। ठीक है। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक क्या हुआ? डेमोक्रिट्स आए। तो डेमोक्रिट्स ने क्या कहा? एवं ल्यूसिपियस आए। ल्यूसिपियस ने क्या कहा? दोनों ने मिलकर क्या सुझाव दिया? यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब द्रव्य कण पुनः क्या होता है? विभाजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस अविभाज्य कण को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा। वो ये कभी सुझाव दार्शनिक विचारों के आधार पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अत्यधिक प्रयोग नहीं हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने तत्वों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से पता करने का इच्छुक किया कि तत्व कैसे हमारे मिलते हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले जो हमारी प्राचीन अवधारणा थी उसमें क्या था कि जैसे कि ये हमारा क्या है? कोई पदार्थ है। ठीक है। अगर हम इसको तोड़ते जाएं तो ये क्या होगा? छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता जाएगा। ठीक है। लेकिन जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता जाएगा तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब हम क्या कर सकते हैं? और छोटे इसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हमने इसका टुकड़ा किया और इसको फिर क्या किया? टुकड़ों में विभाजित किया। तो इन्होंने कहा कि एक अपने मतलब केवल विचारों के आधार पे, केवल क्या थे? उनका दार्शनिकों के विचार थे, कोई इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं था। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते जाएंगे तो क्या होगा? एक सूक्ष्मतम कण हमें मिलेगा। इस कण को अब हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए ये हमारा कण मिल गया। इस कण को अब हम क्या कर सकते हैं? विभाजित नहीं कर सकते। ये कण उन्होंने क्या कहा? इस कण को क्या नाम दिया? परमाणु। ठीक है। इस सूक्ष्मतम कण को क्या उन्होंने नाम दिया? परमाणु। परमाणु मतलब अविभाज्य। ठीक है। तो ये कण हमारा क्या होता है? सूक्ष्मतम होता है तथा इसे क्या किया जाता है? इसे और छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता। 18वीं शताब्दी तक इस पे कोई प्रयोग नहीं हुआ था और ये क्या था? सिर्फ दार्शनिकों के विचारों पर आधारित था। वैज्ञानिक आंतयाओ एल लाविजिए ने क्या कहा? रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसने क्या किया? रासायनिक विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। तो रासायनिक संयोजन के नियम क्या हैं? देख लेते हैं। लावाइजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट ने क्या किया? बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्न दो नियम प्रतिपादित किए। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया? रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए। ये नियम इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? जैसे कि हमने दो पदार्थ लिए। ठीक है। इनका हमने क्या करा दिया? इनका हमने रासायनिक अभिक्रिया कराई। तो क्या इनके द्रव्यमान, मान लीजिए ये 1 kg हमने लिया है और ये 1 kg, तो अगर क्या इनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन आता है? ये प्रयोग क्या था? उसी पे आधारित था। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? निम्न एक्स और वाई रसायनों का एक युगल लीजिए। कॉपर सल्फेट 1.25 ग्राम, सोडियम कार्बोनेट 1.43 ग्राम, बेरियम क्लोराइड 1.22 ग्राम, सोडियम सल्फेट 1.53 ग्राम, लेड नाइट्रेट 2.07 ग्राम और सोडियम क्लोराइड 1.17 ग्राम। ठीक है। तो एक्स एवं वाई युगलों के बीच सूची किसी एक युगल के रासायनिक जो अलग विलयन है उसमें 10 ml का जल में तैयार कीजिए। ठीक है। इसका क्या बनाइए? आप एक विलयन बनाइए। उपरोक्त तैयार युगल विलयनों में से क्या कीजिए? वाई के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए एवं एक्स के विलयन को एक छोटी परखनली में लीजिए। हमने क्या किया? एक्स और वाई दो जितनी मात्रा में दिया है उतनी मात्रा में क्या किया? एक्स और वाई रासायनिक जो हमारे थे उनको ले लिया
और इनको क्या किया, इनको एक ये परख नली में और ये एक बीकर में क्या किया, इनका एक जल से विलयन बना लिया, ठीक है, जितने मात्रा में कहा है। छोटी परख नली को विलय युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित ना हो। जो एक्स और वाई का क्या बनाया था, विलयन बनाया था, ठीक है, उन्हें क्या करें, उन्हें एक ऐसी परख नली में और इस परख नली में और एक हमारे क्या है फ्लास्क में करके रख दें, ठीक है। ऐसा रखें कि जो हमारा एक्स और वाई है ये दोनों क्या हो, मिश्रित ना हो, ठीक है। परख नली में क्या है, एक्स का विलयन और इसमें फ्लास्क में क्या है, वाई का विलयन, ठीक है। ये दोनों हमारे विलयन है। ये हमारी छोटी परख नली है जो क्या हो, मिश्रित ना हो। शंक्वाकार फ्लास्क ले लिया, फिर डोरी, और ये हमने इसको क्या किया हुआ है, कार्क से बंद किया हुआ है ताकि क्या हो, हमारा जो विलयन है वो बाहर न जाने पाए फ्लास्क के। वाई के विलयन युक्त शंक्वाकार फ्लास्क में डूबी हुई एक्स की छोटी परख नली, ठीक है। अब क्या होता है, अंतःवस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तौल लीजिए। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाएं कि एक्स का विलयन वाई के विलयन से मिश्रित हो जाए। सबसे पहले हमने क्या किया, जो ये जो हमारा फ्लास्क था इसको हमने क्या किया, तौल लिया, ठीक है, तौल लिया इसका। अभी हमारा क्या है, एक्स और वाई अलग अलग परख नली में है। ये हमारा फ्लास्क में है और ये हमारा परख नली में है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, तौल लिया। इसका वेट हमने पता कर लिया कि इसका वेट कितना है। अब दोबारा हमने क्या किया कि इस फ्लास्क को उल्टा कर दिया और इस प्रकार मतलब घुमाया कि हमारा जो एक्स और वाई है क्या है, आपस में मिल गए। इस परख नली से पूरा जो एक्स है, हमारा एक्स का विलयन, वो क्या हुआ, वाई में मिल गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब फिर से क्या किया, इसका तौल लिया, ठीक है। अब हम दोनों के ने वजन की तुलना की। जब हमारा नहीं मिला था ये दोनों हमारे विलयन अलग अलग थे तब हमारा वजन, और जब ये दोनों विलयन मिल गए तब हमारा वजन कितना हो गया, ठीक है। हमने दोनों को क्या किया, तौल लिया। क्या दिया हुआ है आपको, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। जब हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया फ्लास्क में हमारी क्या हो रही थी, रासायनिक अभिक्रिया, तो न तो उसमें द्रव्यमान क्या होगा, उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, या और न ही उसका द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिया हुआ है इंपॉर्टेंट नियम कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश किया जा सकता है, ठीक है। तो सृजन मतलब उसका द्रव्यमान क्या होगा, न तो बढ़ेगा, और विनाश मतलब न ही घटेगा, ठीक है। न तो सृजन होता है, न ही विनाश किया जा सकता है। ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में हमने मान लीजिए 1 kg और प्लस 1 kg, ये हमारे क्या हुए, दो पदार्थों को मिलाया, इनकी क्या कराई, रासायनिक अभिक्रिया, तो हमें कितना मिलेगा, 2 kg अपना, ठीक है, हमें प्राप्त होगा मिश्रण, जी का मिश्रण हमें प्राप्त होगा, ठीक है। इनका द्रव्यमान क्या रहता है, संरक्षित रहता है। द्रव्यमान नहीं सृजन किया जा सकता है और नहीं विनाश किया जा सकता है, ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम, अगला नियम क्या था हमारा, स्थिर अनुपात का। दो नियम दिए थे, पहला हमने बताया, अब क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से क्या होता है, निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक में क्या है, तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी बनाया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यों का अनुपात 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार 9 ग्राम जल का अपघटन करने पर सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इस प्रकार अमोनिया NH3 में क्या है, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों का ये 14:3 है के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हो या किसी भी स्रोत से ली गई हो। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या है, स्थिर अनुपात के नियम में जैसे कि ये हमारा H2O है, ठीक है, तो ये जब भी आपको प्राप्त होगा 1:8, मतलब एक क्या होगा हमारा, एक हमारा होगा हाइड्रोजन, 8 उसमें क्या होंगी, ऑक्सीजन, ठीक है। अगर 1 ग्राम क्या है, 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम क्या होगी, 8 ग्राम इसमें होगा ऑक्सीजन, ठीक है। हमेशा जब भी आपको जल मिलेगा तो ये इनका क्या है, निश्चित अनुपात है, इनका अनुपात कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर आपके पास H2O है या जल है आपके पास, तो उसमें फिक्स है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा, 1:8, चाहे भी स्थिति में हो या किसी भी स्थिति से प्राप्त की गई हो, ठीक है। तो इनका अनुपात सदैव क्या होता है, 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 1:8, ठीक है। और अगर इसी प्रकार अमोनिया का दिया हुआ है NH3, तो NH3 में कितना अनुपात होता है, 14:3, ठीक है।
कितना अनुपात होता है? 14:3। तो 14 क्या हो गया? अगर 14 ग्राम हमारा क्या है? नाइट्रोजन है, तो कितना हमारा ऑक्सीजन होगा? 3 ग्राम। ठीक है, ये अनुपात जो है सदैव क्या है? सदैव निश्चित होता है। और अगर 9 ग्राम जल है हमारे पास, अगर 9 ग्राम जल को हमने क्या किया? विघटित किया, तो हमें क्या मिलेगा? 1 ग्राम हाइड्रोजन मिल जाएगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। तो ये जो 1:8 और 14:3 मैंने आपको बताया, ये अनुपात सदैव क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो आपसे कोई पूछे कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना अनुपात होता है, तो आप बताएंगे 1:8। ठीक है। उपरोक्त उदाहरणों से इच्छित स्थिर अनुपात की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को व्यक्त किया था। ठीक है, प्राउस्ट ने क्या किया था? इस नियम को व्यक्त किया था। किसी भी यौगिक में तत्व एक समान सदैव निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। कोई भी हमारा यौगिक है, जैसे कि जल ले लिया हमने या अमोनिया ले लिया, तो कोई भी हमारे यौगिक हो तो उसमें क्या होता है? किसी भी यौगिक में तत्व जो होता है सदैव एक निश्चित अनुपात द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। तो इनके द्रव्यमानों का जो अनुपात रहता है वो क्या रहता है? सदैव निश्चित होता है। ये उससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया, जल का कितना था? 1.8, 1:8, और अमोनिया कितना था? 14:3। जॉन डाल्टन का जन्म 1766 ईस्वी में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरुआत की थी और वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए थे। और सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित एवं भौतिकी रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। तो जॉन डाल्टन क्या थे? इन्होंने जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण क्या किया? सिद्धांत प्रतिपादित किया था जॉन डाल्टन ने। ठीक है, तो ये उनकी जीवनी है संक्षिप्त। तो जैसा कि आपको दिया हुआ है, डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ठीक है, तो मैंने आपको जो बताया था कि एक सूक्ष्मतम कण होता है जिसको हम और टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते, वो हमारा क्या था? परमाणु था। तो ये सब हमारे क्या थे? दार्शनिक विचार थे। तो डाल्टन ने क्या किया है कि इनको एक सिद्धांत प्रतिपादित किया इसके लिए। ग्रीक दार्शनिकों द्वारा द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु का नाम दिया गया था, उसको डाल्टन ने भी क्या नाम दिया? परमाणु। तो डाल्टन ने भी उसे क्या नाम दिया? परमाणु। लेकिन डाल्टन ने क्या था? इसका सिद्धांत बनाया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत में द्रव के संरक्षण नियम तथा निश्चित अनुपात के नियम की संयुक्त संगति से व्याख्या की। तो जो मैंने आपको दो रासायनिक संयोजन के नियम बताए, तो डाल्टन ने उन्हीं दोनों का प्रयोग करके क्या किया कि परमाणु की परिभाषा बताई। ठीक है, डाल्टन के सिद्धांत परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव, चाहे तत्व यौगिक मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारे सभी पदार्थ हैं वो क्या हैं? वो हमारे परमाणु से बने हैं। सबसे सूक्ष्मतम कण, जिसको हम और टुकड़ों में विभाजित न कर सकें, वो हमारा क्या होता है? परमाणु होता है। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना के अनुसार निम्न प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है? डाल्टन के सिद्धांत हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु हमारा क्या होता है? सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। सभी द्रव्य क्या है? परमाणुओं से निर्मित हैं। सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है? परमाणु। और सभी द्रव्य हमारे क्या है? परमाणुओं से निर्मित होते हैं और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा क्या है? परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होता है और न ही उसका विनाश होता है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, इसको क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में तो न तो सृजित होता है और न ही विनाश होता है। ठीक है, ये जिस अनुपात में रहते हैं उसी अनुपात में ये रहते हैं। दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अगर हमें कोई तत्व दिया गया है तो उनके परमाणु और उनके रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? एक तत्व के सभी परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। ठीक है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अगर हमारा एक तत्व ये है, एक तत्व ये है, ठीक है, तो इसके जो परमाणु होंगे उनका रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होगा और उनके द्रव्यमान, और ये हमारा दूसरा तत्व है तो इसके भी क्या होंगे? परमाणु के रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान अलग अलग होंगे। ठीक है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या की एवं प्रकार निश्चित होते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष की संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो कोई भी हमारा यौगिक है तो उसमें क्या होगा? परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होगा। परमाणु होता क्या है? क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार को बनते देखा है? इन दीवारों पर कई कमरों के समूह से एक इमारत का निर्माण होता है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई होती है।
किसी बॉबी एंटीहिल की रचनात्मक इकाई क्या होती है? यह एक रेत का छोटा सा कण होता है, ठीक है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या है? परमाणु है। जैसे कि एक हमारा क्या है, एक कमरा हमारा है, ठीक है, या एंट हिल है। तो एंट हिल का जो सबसे छोटा कण होगा वो हमारा क्या होता है? रेत का। उस कण को हम क्या कर सकते हैं? और टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। सबसे छोटा कण, हमारी दीवार बनी है तो उसमें सबसे छोटा कण क्या होता है? बालू का, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? और छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। इसी प्रकार जो हमारा द्रव्य होता है वो क्या होता है? रचनात्मक इकाई उसकी परमाणु होती है। इसे और टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता, ये सबसे छोटा है, इसको और टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सबसे छोटा का मतलब परमाणु कितने बड़े होते हैं? तो परमाणु हमारे बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु से जिसकी हम कल्पना या तुलना करते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणु जब एक चट्टे के रूप में रखे होते हैं तो ये बड़ी कठिनाई से एक शीट की जितना मोटी परत बना पाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक आपको ये चट्टे के रूप में रखे हुए हैं, तो इस पे एक परमाणुओं की परत बनाने के लिए लाखों करोड़ों क्या होते हैं? परमाणु इस पे आते हैं, ठीक है। तब जाके एक कागज जैसी पतली सी परत बन पाती है। सोच लीजिए कि परमाणु कितना छोटा होता है। परमाणुओं की त्रिज्या नैनोमीटर में मापा जाता है। परमाणु की त्रिज्या हम किस में मापते हैं? नैनोमीटर में। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। बहुत ही छोटे, जिनको हम किससे देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी से, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी के अलावा हम इसे अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं ये। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻ मीटर। और छोटे हो गए ये तो। जल के अणु की कितनी होती है? 10⁻⁹ मीटर। और हीमोग्लोबिन अणु कितना होता है? 10⁻8, ठीक है। और रेत के कणों के कितना होता है? 10⁻4। तो रेत के कण हमारे कितने होते हैं? 10⁻4 मीटर इनकी क्या होती है? त्रिज्या होती है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन या जल के अणु है 10⁻10, 10⁻9, ये उससे क्या हो गए? और छोटे हो गए, ठीक है। सेब का हमारा क्या होता है? सेब के कण जो होते हैं 10⁻1, ये हमारे क्या होते हैं? इनकी त्रिज्या होती है, ठीक है। और चींटी हमारी क्या होती है? 10⁻3। तो जो हमारी चींटी का आकार होता है 10⁻3 मीटर होता है। तो सोच लीजिए कि आप इससे कितने छोटे होंगे परमाणु हमारे। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? तो परमाणु बहुत छोटा है, आप कह सकते हैं हम इसको क्या मान लें? नगण्य मान लें। तो हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। तो हमारे जो सभी पदार्थ हैं ये छोटे-छोटे परमाणुओं से ही मिलकर बने हैं। तो हमें इस पर विचार करना क्या है? आवश्यक है, ठीक है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकते फिर भी वो क्या है? विद्यमान है। हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतह आवर्धित प्रतिबिंबों को देखा जा सकता है जिसमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, ठीक है। आधुनिक तकनीकों के आधार पर क्या है? परमाणुओं को देखा जा सकता है किसी स्पष्ट सतह पर। ये क्या दिया हुआ? सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब। तो सिलिकॉन सतह के प्रतिबिंब पे जैसा कि आप देख सकते हैं बालू पर, ये क्या है? छोटे छोटे हमारे क्या हैं? परमाणु हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं आधुनिक तकनीकों से। विभिन्न तत्वों एवं परमाणुओं का आधुनिक प्रतीक क्या है? तो जैसे कि हम तत्व परमाणु हो गए, ठीक है। विभिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनका क्या है? उनको एक प्रतीक रूप से दिखाना चाहिए, तभी तो हम उनमें विभेद कर पाएंगे। उनको अलग अलग विभेद करने के लिए उनके क्या है? एक उनके प्रतीक जरूरी हैं। तो डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के लिए प्रतीकों का प्रयोग अंतः विशिष्ट अर्थ में किया, ठीक है। तो जो हमारे डाल्टन थे उन्होंने क्या किया? डाल्टन वैज्ञानिक ने तत्वों के परमाणुओं को क्या किया? प्रतीक रूप में देना शुरू किया, ठीक है। उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था। यह प्रतीक क्या है? तत्व के परमाणुओं को प्रदर्शित करता था। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों से या एक अक्षरों से प्रदर्शित होता था। तो जैसे कि कोई हमारा तत्व है, इसको शो करने के लिए इसका इसका नाम हमेशा तो लिखा नहीं जा सकता, इसको शो करने के लिए इसका एक चिन्ह, ठीक है, इसका एक चिन्ह इन्होंने बनाया। डाल्टन और बर्जीलियस ने क्या किया? एक चिन्ह बनाया, ठीक है। तो ये चिन्ह इसकी क्या थी? विशिष्ट पहचान थी। मतलब अगर हम वो चिन्ह बना दें तो आप यहाँ समझ जाइए कि हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? उसको चिन्ह मतलब विशेष प्रतीक के रूप में दिखाया। तो हाइड्रोजन को हमने कैसे दिखाया? इस रूप में दिखाया, सर्कल एंड डॉट, ठीक है। फास्फोरस को हमने इस रूप में दिखाया। कॉपर को हमने क्या किया? एक सर्कल में सी लिख दिया। गोल्ड को हमने क्या किया? सर्कल में जी लिखा, ठीक है।
और कार्बन को हमने क्या किया, सिर्फ एक सर्कल है उसको डार्क कर दिया है। सल्फर में सर्कल में प्लस का निशान बना दिया, ये किसका निशान हो गया, सल्फर का हो गया। सीसा का क्या हो गया, लेड होता है जैसा कि शीशे को आप जानते हैं, तो इसको क्या किया, सर्कल में एल लिख दिया। प्लेटिना क्या किया, सर्कल में पी लिख दिया। ऑक्सीजन ओनली सर्कल विदाउट डार्कनेस, और कार्बन क्या है, सर्कल विथ डार्कनेस। आयरन क्या है, आई हमने लिख दिया सर्कल में, सिल्वर को एस लिख दिया सर्कल में, और पारा को क्या किया, एक सर्कल जिसके चारों तरफ हमने सर्कमफ्रेंस पे डॉट लगा दिए। ठीक है, ये हमारे क्या था, डाल्टन ने सुझाए गए तत्वों के प्रतीक थे। लेकिन ऐसे हमारे जो तत्वों के प्रतीक होंगे तो आप इसको याद रखना क्या था, मुश्किल था। ठीक है, तो ये तो अभी प्रारंभिक थी, प्रारंभिक में क्या चल रही थी, खोजें चल रही थी। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उस स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए। तो जो हमारे तत्व जहां पाए जाते थे उन्हीं के स्थान पे क्या किया जाता था, उनका नाम रख दिया जाता था। कॉपर हमारा क्या है, साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ था, तो इसका नाम क्या कर दिया, कॉपर रख दिया गया। ठीक है, कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण स्वरूप स्वर्ण, गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ क्या था, पीला। तो स्वर्ण क्या था, गोल्ड का नाम अंग्रेजी से उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ क्या था, पीला। ठीक है, उसके कलर से उसका नाम लिया गया। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों एवं मात्रकों को क्या करती है, स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक एवं उन तत्वों के अंग्रेजी नामों को दो अक्षर को क्या होते हैं, बने होते हैं। किसी प्रतीक का पहला अक्षर सदैव बड़े से और दूसरा क्या होता है, छोटे से लिखा जाता है। तो IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये हमारा क्या है, एक इंटरनेशनल केमिस्ट्री की क्या है, संस्था है। ठीक है, वैज्ञानिक संस्था है, इसका नाम आप याद रखेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि तत्वों के प्रतीक को जो दर्शाया जा रहा था, इन्होंने क्या किया कि ऑल मतलब इंटरनेशनली क्या किया कि एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया कि तत्वों को हम कैसे दिखाएंगे, अधिकतर तत्वों को उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षर से बने होते थे। ठीक है, तो क्या किया जाता था, उनके अंग्रेजी नामों को एक या दो अक्षर, अगर सेम हो गया तो दो अक्षर, अगर ये वनली है तो वन अक्षर। ठीक है, एक अक्षर ले लेते थे, तो उसे क्या कहते थे, पहला अक्षर जो होता था बड़े से और दूसरा क्या था, कैपिटल और स्मॉल लेटर में लिखा जाता था। तो जैसे हाइड्रोजन है तो सिंगल लेटर में इसको एच लिख देते थे, और एल्युमिनियम है तो ए कैपिटल एंड एल स्मॉल। ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल एल हम नहीं लिखते थे। ये क्या था, गलत था। ये क्या था, गलत था। और ये क्या था, सही। ठीक है, और हमने कोबाल्ट को कैसे दिखाते थे, CO, ये क्या था, गलत था। कैपिटल C कैपिटल O हमारा गलत था। अब क्या हुआ, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले अक्षर किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। क्लोरीन का क्या हो गया, Cl हो गया। ठीक है, कैपिटल C स्मॉल l। जिंक का क्या हो गया, Zn हो गया। तो जिंक की स्पेलिंग क्या होती है, ZINC। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने लिख दिया जिंक, Zn। ठीक है, तो अन्य तत्वों के प्रतीकों को क्या किया, लैटिन, जर्मन, ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया। उदाहरण अर्थात आयरन का क्या है, प्रतीक Fe है। तो आयरन की स्पेलिंग तो आयरन है, लेकिन तो इसका क्या होना चाहिए, IR होना चाहिए, IO होना चाहिए, IN होना चाहिए, ऐसा कुछ इसका प्रतीक होना चाहिए था, लेकिन इसका प्रतीक क्या है, Fe है। तो ऐसे Fe क्यों है, जो कि उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया है। तो उसका किस भाषा में आयरन का नाम लिया गया, लैटिन भाषा में। ठीक है, तो लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, फेरम से व्युत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na है, जो क्या है, और पोटेशियम का क्या है, K है, जो नाइट्रियम एवं केलियम से व्युत्पन्न हुआ है। ये इनके क्या है, लैटिन में नाम है, और इनके आधार पर क्या है, इनका सिंबल रखा गया है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। प्रत्येक तत्व के जो प्रतीक हैं वो अद्वितीय हैं, दूसरे तत्व का सेम वही प्रतीक नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ तत्वों के प्रतीक, तो कुछ तत्वों के प्रतीक देख लेते हैं। एल्युमिनियम का क्या है, कैपिटल ए स्मॉल एल। ऑर्गन का कैपिटल ए स्मॉल आर। बेरियम का क्या है, Ba। बोरॉन का B। ब्रोमीन का Br। कैल्शियम का Ca। कार्बन का C। क्लोरीन का Cl। कोबाल्ट का Co। कॉपर का Cu। फ्लोरीन का F। गोल्ड का क्या है, Au। हाइड्रोजन का H। तो गोल्ड का जो Au है ये क्या है, इसके लैटिन नाम पे है। ठीक है, आयरन का Fe। सीसा का क्या है, लेड। लेड होना चाहिए इसका Le या Lad होना चाहिए, लेकिन इसका क्या है, Pb। ठीक है, लैटिन नामों पे इनको रखा गया है। मैग्नीशियम Mg। नियॉन Ne। नाइट्रोजन N। ऑक्सीजन O। पोटेशियम K। सिलिकॉन I। सिल्वर क्या है, Ag। सोडियम Na। सल्फर क्या है, S। यूरेनियम U। जिंक क्या है, Zn। तो आप ये क्या है, इनके प्रतीकों को याद रखेंगे। आप जब इनका बार बार प्रयोग करेंगे तो आपको ये प्रतीक याद हो जाएंगे, लेकिन आपको ये प्रतीक क्या है, याद होने चाहिए। ठीक है, नाइट्रोजन को हम कैसे दिखाते हैं, N से। ऑक्सीजन को O से। पोटेशियम को K से।
कॉपर को Cu से, फ्लोरीन को F से, गोल्ड को Au से, हाइड्रोजन को H से, आयोडीन को I से। ठीक है, ये हम प्रतीकों को आप याद रखेंगे, ये प्रतीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ में उपरोक्त सारणी दी गई है, इस पूरी सारणी के बारे में एक बार याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार में मत याद करिएगा, समय समय पर बार बार उपयोग करते ही तो आप इसका बार बार जब उपयोग करेंगे तो कहीं आपको एल्युमिनियम आ जाए तो आप उसको क्या प्रतीक का उसका उपयोग करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, आइए अब देख लेते हैं परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट परिकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व एक निश्चित अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इस प्रकार भलीभांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। ठीक है, तो जो स्थिर अनुपात का नियम था उससे क्या किया, वैज्ञानिकों के मन में विचार आया कि परमाणु के अब द्रव्यमान को मापा जाए। ठीक है, चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिकों ने संयोजन के नियमों का उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया। तो किसी एक सूक्ष्मतम परमाणु का क्या था, उसका द्रव्यमान ज्ञात करना कठिन था, तो इन्होंने क्या किया कि यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया। तो यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया। ठीक है, तो हम यहाँ एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया जाता है कि 3 ग्राम जो हमारा कार्बन है 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। 3 ग्राम कार्बन से और 4 ग्राम ऑक्सीजन से क्या बना है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुणा अधिक है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि परमाणु द्रव्यमान को कैसे क्या हुआ उसको प्रतिपादित किया गया। ठीक है, कि परमाणु द्रव्यमान कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, उस नियम को कैसे प्रतिपादित किया गया। तो मान लीजिए कि हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक क्या है कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मान लेते हैं। तो हमने क्या मान लिया, हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को क्या मान लेते हैं, कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई हमने मान ली, तो इकाई मतलब जिसमें हम क्या करेंगे इसको मापेंगे, वो हमारी क्या हो गई, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर हो गई। ठीक है, तो कार्बन परमाणु के द्रव्यमान को 1U तथा ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान को 1.33U निर्दिष्ट करेंगे। ठीक है, प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU के द्वारा संक्षेप में लिखते थे, लेकिन आजकल IPAC के नवीनतम अनुमोदन में इसे क्या है U लिखते हैं, यूनिफाइड द्रव्यमान। ठीक है, लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। ठीक है, इसको क्या होता है, पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किया कि हम भिन्न भिन्न इकाइयाँ परमाणु द्रव्यमान की क्या दे सकते हैं। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमान की इकाइयों के बारे में संशोधरत थे तो उन्होंने प्रारंभ में प्राकृतिक जन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/6 भाग की इकाई के रूप में लिया। ठीक है, तो उन्होंने प्रारंभ में क्या किया, प्रकृति जन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को क्या लिया, इकाई के रूप में लिया। तो ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को क्या किया, इकाई के रूप में लिया। ठीक है, इसे क्या है, ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। इस हम परमाणु द्रव्यमान के द्वारा अधिकांश द्रव्यों के तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान की इकाई कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। तो जो हमारा मेनली आया सबसे लास्ट में क्या आया, कार्बन 12, जो हमारा कार्बन 12 समस्थानिक है कार्बन का, वो क्या आया लास्ट में हमारा सार्वभौमिक रूप से क्या हुआ, स्वीकार किया गया। तो कैसे होता है, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को क्या है मानक परमाणु द्रव्यमान की इकाई के रूप में लेते हैं। तो जैसे कि आप कोई सामान, ठीक है, कोई सामान आप तौलवाते हैं, जो इसकी इकाई होती है यहाँ पे हम क्या एक बटखरा रख देते हैं, तो ये केजी में होता है। ठीक है, तो ये केजी में हो गया, ग्राम में हो गया, तो इसका वेट हम इसी के सापेक्ष बताते हैं। ठीक है, इसी के सापेक्ष हम बताते हैं कि इसका वेट 1 केजी है, अगर ये ग्राम में होगा तो इसका वेट इतना ग्राम है। इसी के हम जो बटखरा हमारा रखा होता है एक तराजू के एक तरफ, वो क्या होता है उसी के सापेक्ष में हम क्या करते हैं अपने वजन को बताते हैं। इसी प्रकार क्या किया गया कि कार्बन 12 को माना गया, कार्बन 12 के समस्थानिक के परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को क्या बना मानक परमाणु द्रव्यमान की इकाई, जो हमारा परमाणु द्रव्यमान आएगा उसकी इकाई कितना होगी, C12 के 1/12वें भाग के द्रव्यमान के इंटू में। ठीक है, तो जो हमारा द्रव्यमान आएगा
वो क्या आएगा, C12 के 1/1 परमाणु के 1/12वें भाग के बराबर। ठीक है, तो कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान की इकाई माना गया। ठीक है, तो जैसे कि हम केजी और ग्राम क्या हुआ इकाई मान रहे थे, तो यहाँ पे हमारी इकाई क्या होगी, कार्बन 12 के समस्थानिक के 1 परमाणु के 1/12वें भाग को क्या है, इकाई माना गया। ठीक है, तो कार्बन 12 समस्थानिक के 1 परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी द्रव्यमानों को क्या हुआ, प्राप्त किया गया। तो सभी द्रव्यमानों को हमने क्या किया, इनके सापेक्ष में प्राप्त कर लिया कि हमारा जो एक C12 के 1 परमाणु के 1/12वें भाग के 1 गुना है, 2 गुना है, 3 गुना है, क्या हुआ, इसी के सापेक्ष हमने प्राप्त किया। तो कल्पना लीजिए एक फल विक्रेता बिना मानक भाव के फल बेच रहा है। ठीक है, मानक भार के, वह एक तराजू लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। तो 12 तरबूजी इकाई 12 फल द्रव्यमान इकाई है, तो वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है और पाता है कि उसे द्वारा बेचे जा रहे फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है। ठीक है, तो एक तरबूज को हमने क्या किया, 12 बराबर भागों में बांट दिया और उसका क्या किया, एक टुकड़ा ले लिया। तो एक टुकड़े से हमने क्या किया, एक तरफ एक टुकड़ा रखा और दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरे फल रखे। तो अब हमने क्या किया कि इसके सापेक्ष क्या है, इसके फलों, अब इसने अपने फलों को बेचना शुरू कर दिया। तो एक तरफ हमने क्या रख दिया, जैसे कि अगर हम परमाणु के रूप में ले लें तो एक तरफ हमने क्या रखा, कार्बन 12 के 1 परमाणु का 1/12वां भाग। ठीक है, 1/12वां भाग, ये हमने क्या रखा, तराजू के एक तरफ रख दिया। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमने क्या मान ली, इकाई मान ली। तो अब इसी के हम तुलना में देखेंगे कि हमारा परमाणु का द्रव्यमान कितना है। ठीक है, ये हमने क्या मानी, इकाई मानी। तो किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उनके परमाणु के औसत द्रव्यमान कार्बन 12 के 1 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया उसी हम इकाई के रूप में उसको देखते हैं। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1U होता है, कार्बन का 12U होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना, 14U, ऑक्सीजन का 16U, सोडियम का 23U, कैल्शियम का 40U। ये हमारे क्या है, परमाणु द्रव्यमान हैं। इनको आप क्या एक बार देख लीजिएगा, या तो इनको हो सके तो याद रखिएगा। ठीक है, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो परमाणु हमारा जो है, अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु द्रव्यमान एवं आयन बनाते हैं। ये अणु तथा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर द्रव्य बनाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, परमाणु होता है। ठीक है, फिर परमाणु से हम क्या बनाते हैं, अणु एवं आयन बनाते हैं। तो परमाणु हमारा मिलके क्या बनाता है, अणु बनाता है या आयन बनाता है। ठीक है, अणु या आयन क्या कर सकते हैं, अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर द्रव्य बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा कर क्या हुआ, परमाणु हो गया। उससे क्या कई परमाणु मिलके हमारे क्या बना लिए, अणु बना लिए, अणु या आयन बना लिए। ये अणु मिलकर हमारे क्या बना लिए, द्रव्य बना लिए, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम किसे देखते हैं, हम द्रव्य को देखते हैं। द्रव्य में हमारे कई क्या होते हैं, अणु होते हैं। ठीक है, कई हमारे छोटे छोटे अणु होते हैं और उन अणुओं में क्या होता है, उन अणुओं में छोटे छोटे क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, परमाणु, सबसे सूक्ष्म कण परमाणु होता है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारे वीडियो देखने के लिए। इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।